हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हो प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, सॉल्यूशन का लेक्चर समाप्त होने के बाद मैं आपके लिए ले आया हूँ टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन के। एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो आपके लिए क्लास 12th आईआईटी नीट जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और इसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है आपके सामने। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जाके लेक्चर देखो। देखने के बाद यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये टोटली वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, और जो वन लाइनर नहीं है उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा उसको कि ये है क्या आखिर में। तो चलिए समय न जाया करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 जो है को आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि इनमें से सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा है, किसे माना जाता है। ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है शुगर इन वाटर, ऑप्शन बी है सॉल्ट इन वाटर, ऑप्शन सी है अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। बेटा आपको बता दें कि इनका जो आंसर है वो होगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, यानी कि इन चारों में से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। क्यों होगा, एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखिए, ये सामने दिया हुआ है कि सोडियम जो होता है वो सॉलिड होता है और मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। ये सॉलिड मरकरी में डिजॉल्व होकर ये अमलगम बनाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। चलिए अब सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि सोडा वाटर का बेस्ट एग्जांपल इन चारों में से क्या होगा। क्या वो गैस इन गैस है, या ऑप्शन बी गैस इन लिक्विड है, या ऑप्शन सी लिक्विड इन लिक्विड है, या ऑप्शन डी सॉलिड इन लिक्विड है। तो बच्चों बता दें आपको कि आंसर बी होगा गैस इन लिक्विड, यानी कि सोडा वाटर जो होता है वो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होगा। क्यों, एक्सप्लेनेशन तौर पे मैंने आपको दिखाया भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है आपको पता है, और पानी जो होता है वो लिक्विड होता है। वो गैस और पानी यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, जो एक बेहतरीन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आप आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी कि इनमें से कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ऑप्शन ए स्मोक है, क्या वो हाइड्रोजन पैलेडियम है, क्या वो ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन है, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है। आपको बता दें बेटा कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम जो होता है वो बेस्ट एग्जांपल है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल पैलेडियम में इस इंटरस्टेशियल पोजीशन पर घुलता है, जो गैस इन सॉलिड लिक्विड गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद, यानी कि अगर गैसेस की लिक्विड इंक्रीज करे सॉल्युबिलिटी के साथ, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड के साथ इंक्रीज कर रही है, क्या कि ऑप्शन ए इंक्रीज इन टेम्परेचर पे होने पे होती है, या ऑप्शन बी डिक्रीज इन प्रेशर के साथ होती है, या ऑप्शन सी इंक्रीज इन प्रेशर के साथ होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। आपको बता दें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है जब लिक्विड के इंक्रीज करती है, कब करती है, जब प्रेशर इंक्रीज करती है। जब क्या हो, प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैंने लेक्चर में बताया है कि हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के बारे में। आपको बता दें कि हेनरी लॉ ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, आप में यहाँ पे आपने यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, आपने पढ़ा होगा ये जो मैंने ये लिखा है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है वो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। प्रेशर यानी कि जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे 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 क्या होगा, टेम्परेचर भी वैसे वैसे प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पांचवा क्वेश्चन सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन यूजुअली,
यानी कि अगर गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वो यूजुअली लिक्विड में क्या होता है, क्या वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, क्या वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है, या रिमेन्स कांस्टेंट होता है, या फिर फर्स्ट पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। आपको बता दें बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ यानी गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, पहले वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ साथ वो डिक्रीज भी होती जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करके स्कैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्कैप करें, जैसे जैसे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में स्कैप कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब छठे नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि इनमें से किसने बताया था प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बीच में रिलेशन को किसने स्थापित किया था। आपको पता ऑप्शन दिया हुआ है, आप राउल्ट्स लॉ ने किया था, या हेनरी लॉ ने किया था, या डाल्टन्स लॉ ने किया था, या ग्राम्स लॉ ने किया था। तो आपको बता दें बेटा कि हेनरी लॉ साहब ने, हेनरी लॉ जो था उन्होंने बताया था कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी जो होते हैं इनके बीच में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनके बीच में रिलेशन होता है, क्योंकि हेनरी लॉ ने समझाया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ओवर सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड यूजुअली, जो मैंने पिछले ये रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड इनटू वाटर इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, यानी कि क्या सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने पे, कि सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने पे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बबल क्यों देने लगता है, इसको समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे इन चारों में से। ऑप्शन ए है राउल्ट्स लॉ, ऑप्शन बी है हेनरी लॉ, ऑप्शन सी है डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन डी ऑस्मोटिक लॉ। आपको बता दें बेटा कि हेनरी लॉ साहब ने ही एक्सप्लेन किया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल निकलते हैं वाटर में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने पे, क्यों, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन मींस, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन मींस मतलब क्या होता है। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या वो 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, या 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट होता है, या फिर 1 मोल सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट होता है, या फिर 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ml सॉल्वेंट होता है। तो आपको बता दें बेटा कि ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन कि 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन की विच कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जो टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए है मोलरिटी, ऑप्शन बी है मोलरिटी, ऑप्शन सी है नॉर्मेलिटी, ऑप्शन डी है वॉल्यूम। फिर आपको बता दें बेटा कि मोलरिटी जो होता है वो टेम्परेचर से क्या इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर हम चर्चा बात करें कि मास टेम्परेचर से चेंज नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। मास जो होता है टेम्परेचर से कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम के चेंज होने से मास जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है। चलिए अब 11वें नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा ऐसा इन चारों में से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वो विस्कोसिटी करता है, क्या वो ऑस्मोटिक प्रेशर करता है, क्या वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करता है, या सरफेस टेंशन करता है। तो आपको बता दें कि इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर ही रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन, नॉट देयर आइडेंटिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल टू। राउल्ट साहब मैंने बताया भी कि हेनरी लॉ साहब के बारे में मैंने आपसे बताया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, छोटा छोटा लेक्चर है, आप जाके 3 या 4 लेक्चर होंगे, आप जाके उसको क्लास देखिए, उस लेक्चर को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो कौन हेनरी लॉ थे, उन्होंने क्या बताया था, राउल्ट लॉ साहब ने क्या बताया था। तो आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में दिया गया है राउल्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू, तो बता दें कि इनका क्या वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बताया था, क्या वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बताया था, कि कोलाइड्स के लिए बताया था, कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बताया था। आपको बता दें कि जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि राउल्ट लॉ हमेशा आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसमें से जो आंसर होगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पूछा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, इनमें से किस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है? क्या वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या टेम्परेचर पे केवल डिपेंड कर रहा है? तो आपको बता दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल पे ही डिपेंड करना। यानी कि अगर इसमें पूछता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन, तो ओनली वन आंसर, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिकॉज दिस पार्टिकल्स डिस्ट्रक्ट द सॉल्वेंट्स एबिलिटी टू बिहेव नॉर्मली, अल्टरिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चलिए अब अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर पे आता है क्वेश्चन ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है कि कौन से इनमें से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये बात पता होगा कि कौन कौन से ऐसे टर्म सॉल्यूशन में आते हैं जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिपेंड कर रहे हैं। यानी ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर करता है, क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करता है, क्या डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कर रहा है, या सभी कर रहे हैं? बता दे बेटा कि ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ये सब के सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों के तीनों जो होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स? इनमें से कौन से ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो यूजफुल है डिटरमाइनिंग मोलर मास ऑफ पॉलीमर के लिए? क्या वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन है, क्या वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, या फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग है? तो आपको बता दें कि आंसर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड मेजरेबल चेंज इवन इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, मेकिंग ए पर्टिकुलरली सुटेबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ आपके स्क्रीन पे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो क्या है, पूछा क्या है कि विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर डेल्टा टीबी। डायरेक्ट वन लाइन का आंसर है कि डेल्टा टीबी। आपने जब इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा तो आपने पता चला होगा कि डेल्टा टीबी किसके इक्वल होते हैं, वही पूछा है। सीधा क्वेश्चन उठा पूछा है कि विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर डेल्टा टीबी। ऑप्शन ए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कैपिटल के एफ इंटू एम, या पूछा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, या पूछा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू स्मॉल एम एंड स्मॉल एम बाई के बी, या डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी बाई एम। क्या हो सकता है? आपको बता दें कि ऑलवेज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें बिल्कुल हिचकने की बात नहीं है। आप अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको वहां सीधे आइडिया मिल गया होगा कि आखिर में है क्या, कैसे ये डेल्टा टीबी के बी और इंटू एम के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको वहां देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीधे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्रेस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि केएफ का यूनिट क्या होगा। या कैपिटल के केजी मोल इनवर्स होगा, या कैपिटल के मोल केजी इनवर्स होगा, या कैपिटल के मोल लीटर इनवर्स होगा, या कैपिटल के ग्राम मोल इनवर्स होगा। तो आंसर ए, हमेशा यूनिट ऑफ केएफ जो होता है वो कैपिटल के केजी मोल इनवर्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ कि विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में यूज किया जाता है, यूज होता है। ऑप्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी वेपर प्रेशर लोअरिंग, ऑप्शन डी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होता है। आपको बता दे बेटा कि सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि माइक्रो पार्टिकल को वो क्या करता है, पास आउट करता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल को ब्लॉक करने का काम करता है। तो वही पूछ रहा है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो केवल सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बोथ एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, क्या वो ना तो सॉल्यूट पे डिपेंड कर ना तो सॉल्वेंट पे डिपेंड कर। आपको बता दे बेटा कि ये सेमी परमिएबल हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पोर्स होता है, जिनके क्षेत्र के साइज होते हैं, वो केवल वही परमिट करेगा कि स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास आउट कर सकें,
और हमेशा लार्जर मॉलिक्यूल को वो क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी एग्जैक्ट वही टोटली क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही है, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कौन सा इक्वेशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो पाई इक्वल टू एनआरटी बाई भी है, या ऑप्शन बी है पाई इक्वल टू सीआरटी है, या बोथ ए एंड बी है, नन ऑफ दीज है। आपको बता दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू एनआरटी बाई भी पे भी डिपेंड करता है और पाई इक्वल टू सीआरटी पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे कर रहा है, ठीक है, या फिर नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। मिस प्रिंट इन द सेंस ये नहीं कि पीपीटी बनाते समय तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन आपको बता दूं आपने ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन सी है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। आपको बता दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दी, यानी कि इन चारों पे ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है? वांट ऑफ फैक्टर बेटा बता दे क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इसका, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूले है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी। आप जाकर आप देखिए वांट ऑफ फैक्टर क्या है, यानी कि स्मॉल आई इज रिलेट, किससे रिलेट कर रहा है? क्या वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है? क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर? आपको बता दें कि वांट्स ऑफ फैक्टर बेटा हमेशा एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है। क्यों करता है? बिकॉज इट्स इंडिकेट्स हाउ मेनी पार्टिकल्स आर एक्चुअली present in solution compared to the accepted number of particles based on its formula unit। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कि फॉर NaCl सॉल्यूशन की वांट ऑफ फैक्टर, इनमें बताना है कि स्मॉल आई की वैल्यू क्या होगी सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो आप नमक खाते हो ना भाई, NaCl तो खाते हो, तो NaCl में अगर पूछा जाए कि वांट ऑफ फैक्टर में अगर फार्मूले के बेस पे निकालेंगे तो क्या होगा? क्या वो 1 आंसर आएगा या 2 आएगा या 0.5 है या नन आएगा? तो देखिए ये कुछ ज्यादा तिगड़म नहीं है, कुछ ज्यादा वो नहीं है कि इक्वेशन को पुट किया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे ऑप्शन बी सेकंड क्यों है मैं समझा देता हूं, क्योंकि ये एक आपको बता दें कि ये आइडियल NaCl सॉल्यूशन है। आइडियल NaCl सॉल्यूशन में आप बता वांट ऑफ फैक्टर 2 हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो होते हैं डिसोसिएट होते हैं 2 आयन में, यानी टूटते हैं 2 आयन में NaCl। कौन कौन से? Na+ और Cl-, और ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सेकंड, क्योंकि Na में टूट रहा है और Cl में टूट रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व ड्यू टू, एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्जर्व ड्यू टू क्या होगा? या तो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट होगा, या डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। आपको बता दें कि एबनॉर्मल मोलर मास बेटा वो एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है, वो डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आंसर विल बी सी बोथ ए एंड बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 25 नंबर पे कि विच सॉल्यूट शोज एबनॉर्मल मोलर मास ड्यू टू एसोसिएशन। कौन सा मोलर मास क्या नाम है एबनॉर्मल है एसोसिएशन में? क्या NaCl है, या CH3COOH इन बेंजीन में, या KCl है ग्लूको मतलब एसिटिक एसिड बेंजीन में, क्या वो एबनॉर्मल है मोलर मास है एसोसिएशन के लिए? तो आपको बता दें कि इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड इन बेंजीन। क्यों होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्यों ही एसिटिक एसिड इन बेंजीन जो होता है एबनॉर्मल मोलर मास होता है एसोसिएशन के लिए, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको बता दे बेटा, देखिए हमारा पैटर्न, हम लोग का पैटर्न ये होगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर अटेंड करेंगे, सारे लेक्चर को हम लोग कवर करेंगे। लेक्चर करने के बाद जैसे एक लेक्चर खत्म होता है वैसे ही हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। MCQ में आपके लिए लेके आऊंगा, जैसे यहाँ समझाया वैसे वहां पे समझाऊंगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए 25-50 ये मैं आपके ऐसी टाइप का क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको बता दें केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस समझने की देरी है, और समझ वही सकता है जिसके पास दिमाग होता है। और आप साइंस की विद्यार्थी हैं, इससे ये समाज में ये इफेक्ट पहुंचता है, इस समाज में ये बात पहुंचता है कि आप
एक बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो हम क्यों ना केमिस्ट्री को टफ से हल्का, मतलब एकदम टफ से एकदम हल्का बनाया जाए, क्योंकि हम लोग इजीली लैंग्वेज में उसको पढ़ सकें, इंग्लिश इजीली तरीके से हम उसको समझ सकें। ठीक है, और मिलते हैं हम आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपके नोटिफिकेशन में वीडियो आ जाए कि हाँ आज इस लेक्चर का क्लास चला है, जो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आपका दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।